6 साल हो गए हैं, वो अभी भी जेल में हैं। अभी भी उनके साथी और परिवार वाले उनके संघर्ष के लिए, उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि एक लोकतंत्र में रहते हुए, जहाँ पे एक संविधान है, जहाँ पे एक जुडिशरी है जिस पे हम सब को एतबार है, लेकिन वो जुडिशरी लगातार हमें इस चीज़ में डिसअपॉइंट कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन जिन पॉइंटों का, जिन बिंदुओं को आप यहाँ पर दे रही हैं, उन्हीं बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया में आरोपी और पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ जो है मौजूद है और सिर्फ इस बुनियाद पर उनको रिहाई नहीं दी जा सकती। देखिए, इन केसेस में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का, अभी यहाँ पे भी काफ़ी स्पीकर्स ने मेंशन किया कि एक तरफ कुछ केसेस में किस तरह से सिलेक्टिव जजमेंट आता है। कहीं पे आप देखिए कि सेम कोर्ट में ये बात कर दी जाती है कि इतना लंबा अरसा होने पे आप बुनियाद नहीं बना सकते रिहाई का। वहीं दूसरी ओर कहीं कुछ केसेस में लंबा अरसा होने पे आप उसको बुनियाद बना देते हैं और उसके बेसिस पे चाहे पैरोल हो चाहे बेल हो, इस तरह की रिहाई दे दी जाती हैं। और ये जो सिलेक्टिव जजमेंट्स है, ये सिर्फ इस केस में हम नहीं देख रहे हैं, तमाम बाकी केसेस में भी हम सिलेक्टिव जजमेंट ही देख रहे हैं। आप देखिए कि कुछ जगह पे ये आरोप लगाया गया, जैसे मैं जेएनयू से आती हूँ, जेएनयू में तो कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि तमाम स्लोगनियरिंग को लेकर बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि सीधे सीधे इस बात को बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद आप देखिए कि जामिया में इंसिडेंट होते हैं, शाहीन बाग में इंसिडेंट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आंदोलन में बैठे हुए लोगों पे गोली चलाई जाती है। तो वहाँ पे उस तरह के लोगों पे ये कानून क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? उस तरह के लोगों को क्यों क्लीन चिट लगातार मिलती जा रही है? और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग जो कि आंदोलनकारी लोग हैं, जो इस देश के कंसाइंस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम मुसलमान है, सिर्फ इसलिए उनको जेल में अभी तक रखा जा रहा है। तो आप कह रही है मुस्लिम होना एक तरीके का क्राइम हो गया है और आसान होता है उसको पूरी तरीके से टारगेट करना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुसलमान हैं, यदि आप आज के दौर में जहाँ पे देश भर में इस्लामोफोबिया इस तरह से व्याप्त हो चुका है, वहाँ पे अगर आप मुसलमान होकर सवाल उठा रहे हैं, और इवन अगर सवाल नहीं भी उठा रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, मुसलमानों के घरों को डिमोलिश कर दिया जा रहा है, किस तरह से SIR जैसी चीज़ें आती हैं। और अभी आप देखिए कि किस तरह से असम के CM ने जो बयान दिया, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जहाँ पे मुसलमानों को वोटर लिस्ट से भी उनके नामों को हटाया जा रहा है। 5 रुपए की जगह 4 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जब ये बातें वो कर रहे हैं, तब आप भड़काऊ स्पीच का इसको काउंट नहीं करेंगे, क्या इस पे आप चार्जेस नहीं लगाएंगे? तो ये जो सिलेक्टिव जजमेंट की चीज़ है, तो मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो खुलेआम इस चीज़ में है। और शर्जील का केस हो चाहे उमर खालिद का केस हो, वो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे अगर आप एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मुसलमान है, एक पॉलिटिकली अवेयर मुसलमान है, तो किस तरह से आपको टारगेट किया जाएगा। मैम, जैसे ये बिना ट्रायल के अभी भी इतने साल लंबे समय से जेल में है। ताज़ा मामला एक अयोध्या का भी है, जहां रेप के आरोप उन पर लगे थे, बुलडोजर चला दिया, उनकी बेकरी बंद कर दी, और अब 2 साल बाद जब फैसला आया तो वो बाइज्जत बरी हो गई। हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हो। तो इस तरह मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगते हैं तो किस तरह से देखती है? जैसे अयोध्या का मामला था, रेप का आरोप लगा था उनके ऊपर, बाद में बरी हो जाते हैं ना, खासकर ज्यादातर मामलों में आपने देखे हैं। तो वही बात है कि आप देखिए कि लगातार चाहे किसी भी तरह के मसले हों, हम देखते हैं कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं, तमाम तरह के अलग अलग आइडेंटिटी के लोग इस देश में रहते हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वल्नरेबल आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें चाहे इस देश के मुसलमान आते हों, चाहे इस देश के दलित आते हों, चाहे महिलाएं आती हों, चाहे आदिवासी आते हों। और इस देश में अगर इन आइडेंटिटी के लोगों को टारगेट किया जाना किस तरीके से बहुत ईजी होता जा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, चाहे आप दलित लोगों को भी देखें तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि किसी दलित पे आरोप लगा देना, किसी आदिवासी पे आरोप लगा देना, किसी मुसलमान पे आरोप लगा देना। और तमाम जो एक नेक्सस होता है, चाहे सरकार में बैठे लोगों का हो, चाहे पुलिस वालों का हो, चाहे CBI का नेक्सस हो, इवन जुडिशरी वालों में जो बैठे हैं उनका भी एक नेक्सस हो, वो पूरा नेक्सस मिलकर काम करता है उन्हें टारगेट करने का। और पूरे देश में आप देखिए कि तमाम तरह के नैरेटिव बना के जिस तरह से मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज़ को लगातार विलेनाइज किया जाता है, तो देश भर में ये माहौल बन जाता है कि जब इस तरह के आरोप किसी मुसलमान पे लगेगा तो लोगों के लिए विश्वास करना बहुत ईजी है। अगर वही कपिल मिश्रा आके बोलेगा कि गोली मारो सालों को, तब कोई उठ के ये नहीं बोलेगा कि वो आतंकवादी है, उसे जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई शर्जील इमाम आके इस देश में आंदोलन करेगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसे टारगेट करना, उसे आतंकवादी कह देना, उसे एंटी नेशनल कह देना, उसे सिडिशियस कह देना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पे न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम मार्जिनलाइज तबके के लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो कितनी वल्नरेबल पोजीशन में है और उन पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा देना कितना आसान हो चुका है। और इस देश की जुडिशरी से, इस देश की सरकार से हमारी यही उम्मीद है और हमारा यही सवाल है कि क्यों आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं जहाँ एक और आपको
को, इन तबकों को मजबूती देना चाहिए, उन्हें सेफ फील करवाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, रिफॉर्म लाने चाहिए तमाम तरह के। आप दूसरी ओर उन्हीं तबकों पे लगातार जो है एक तरह का अटैक कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं और इससे आप लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये सवाल आता है कि इन तमाम लोग वर्ग से आने वाले लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस देश में संविधान एग्जिस्ट करता है, हम सभी यहाँ पे इक्वल नागरिक हैं और हम सभी वही इक्वालिटी के साथ, वही डिग्निटी के साथ रहना संविधान का चाहते हैं। राज है तब ये हाल है, जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना मांग कर रहे हैं तब क्या होगा दलित मुसलमानों के साथ? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत जायज़ सवाल है और हम सबको पूछने की ज़रूरत है। और ये सवाल मुझे लगता है कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे संविधान एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, मनुवाद की सोच फैल रही है, मिसोजिनी फैल रही है। तो जब एक हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तब तो और क्या ही दुर्गति बनेगी इस देश की। और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ दबे कुचले वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, मार्जिनलाइज वर्ग का नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली उन तमाम लोगों का भी है जो अपर कास्ट से आते हैं, जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उन तमाम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी लोग आके इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। आप लोग कह रहे हैं चक्का जाम राजद्रोह नहीं है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम बाहर आए, उन्होंने अपने हकों की बात की, उनका यही जुर्म बन गया कि उन्होंने रास्ता रोका, उन्होंने आवाज़ें उठाई और विरोध किया? देखिए, पहली बात तो सरकार में बैठे लोग अगर ये डिसाइड करने लग जाएं कि आप किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जो एक हेल्दी डिबेट, डिसेंट का कल्चर है, जो सरकार को क्रिटिक करने का, सवाल करने का, उनसे सवाल पूछने का जो कल्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चक्का जाम को जिस तरह से इन लोगों ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जैसे बहुत ही एंटी नेशनल कोई बात कर दी है, मुझे लगता है कि आप इस देश का इतिहास देखेंगे, हमेशा से जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो किसी ना किसी तरह लोग साथ में आते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तमाम तरह से कहीं रास्तों पे बैठते हैं, कहीं किसी के ऑफिस पे धरना देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप अगर समय के साथ उसे टारगेट कर देंगे, उसे एक तरह से क्रिमिनलाइज कर देंगे, तो मुझे लगता है रिजीम बदलने की कोशिश इस धरने के द्वारा की गई थी। देखिए, रिजीम, पहली बात तो अगेन यहाँ पे एक और स्पीकर आए थे, उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को बोला था कि रिजीम बदलने का डिमांड वहाँ पे नहीं था। डिमांड ये था कि जो CAA NRC बिल आप ला रहे हैं उसको आप वापस लीजिए, ये उनका डिमांड था। वहाँ पे डिमांड ये बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सरकार बदलने की भी हम डिमांड कर सकते हैं, ये बहुत ही जायज़ डिमांड है। और सरकार बदलने के लिए अगर हमें लगता है किसी भी मुद्दे पे चाहे कि हमें सरकार को बदलना चाहिए, हम उसके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत जायज़ सोच है और उसका स्पेस बरकरार रहना चाहिए।